स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी से कहीं ना कहीं बहुत गहराई से जुड़ा है। हमारे पास योर लाइफ, योर माइंड एंड द ट्रूथ ऑफ नाउ नाम के एक लेख के कुछ हिस्से हैं और आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस स्रोत की मदद से उस पहेली को थोड़ा सुलझाएं कि हम सब कुछ होते हुए भी अक्सर बेचैन और असंतुष्ट क्यों महसूस करते हैं। और मुझे लगता है कि आज की ये बातचीत किसी भारी भरकम सिद्धांत या फिलॉसफी के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बात होगी सीधी साधी हमारी अपनी जिंदगी की, हमारे दिमाग की। स्रोत की शुरुआती लाइनें ही मतलब टोन सेट कर देती हैं। हाँ, वो कहते हैं आज हम किसी सिद्धांत, किसी ग्रंथ, किसी गुरु की बात नहीं करने वाले। हम अपने जीवन, अपने मन, अपने दर्द, अपनी खुशी और अपनी स्वतंत्रता की बात करेंगे। बहुत शक्तिशाली शुरुआत है। और जो लाइन सच में सोचने पर मजबूर कर देती है वो है, क्योंकि जीवन वही है जो अभी इसी क्षण घट रहा है। चलिए इस गहरी खोज में साथ उतरते हैं। जरूर। तो सबसे पहले स्रोत हमारे मन की एक बहुत ही आम आदत पर उंगली रखता है। ये कुछ ऐसा है जो मेरे साथ तो हर रोज होता है। अच्छा। कल मैं गाड़ी चला रही थी और अचानक मुझे एहसास हुआ कि मुझे पिछले 5 मिनट का रास्ता याद ही नहीं है। मैं शारीरिक रूप से तो वहाँ थी, पर मेरा दिमाग कहीं और था। हाँ, किसी और ही दुनिया में था। शायद ऑफिस की किसी मीटिंग के बारे में सोच रहा था। ये हम सबकी कहानी है ना? बिल्कुल। और स्रोत इसी को पकड़ता है। वो कहता है हम शायद ही कभी इस क्षण अब में होते हैं। हमारा मन एक, कह सकते हैं, एक टाइम मशीन की तरह है। हाँ। जो लगातार हमें या तो अतीत की यादों में ले जाता है या फिर भविष्य की योजनाओं और चिंताओं में। और इस चक्कर में जो चीज हाथ से निकल जाती है वो है अभी। एग्जैक्टली। वो पल जिसमें असल जिंदगी घट रही है, हम उसे मिस कर देते हैं। पर एक सवाल है, हमारा दिमाग ऐसा करता क्यों है? क्या ये कोई कमी है या इसका कोई फायदा भी है? क्योंकि मतलब योजना बनाना भी तो जरूरी है और अतीत से सीखना भी। ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, ये कोई कमी नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग का एक डिफॉल्ट मोड है। डिफॉल्ट मोड? हाँ, हजारों सालों से हमारा दिमाग इसी तरह विकसित हुआ है। खतरों से बचने के लिए भविष्य का अनुमान लगाना, राइट, और अनुभवों से सीखने के लिए अतीत का विश्लेषण करना, ये जिंदा रहने के लिए जरूरी था। अच्छा। लेकिन आज की दुनिया में यही तंत्र, मतलब यही सिस्टम ओवरड्राइव में चला गया है। ये इतना स्वाभाविक और लगातार होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। ये हमारी जिंदगी के बैकग्राउंड में बजने वाले एक संगीत की तरह है, जो बज तो रहा है पर हम उस पे ध्यान नहीं दे रहे। हाँ, और उसी धुन पर नाचते हुए हम असल जिंदगी को जीना भूल जाते हैं। हम जिंदगी के बारे में सोचते हुए जिंदगी गुजार देते हैं। और अक्सर जब हम जीवन के बारे में सोच रहे होते हैं तो हम क्या सोच रहे होते हैं? उसे वो कैसे मिल गया, मेरे पास ये क्यों नहीं है, काश मेरी जिंदगी भी वैसी होती। मुझे लगता है स्रोत का अगला बिंदु इसी से जुड़ा है। किससे? मन की तुलना करने की आदत। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। जब मन वर्तमान से भटकता है तो उसका सबसे पसंदीदा खेल होता है तुलना। अच्छा। स्रोत कुछ उदाहरण भी देता है, जैसे मैं अमीर से कम हूँ, मैं पड़ोसी जितना सफल नहीं हूँ, मैं जैसा होना चाहता हूँ वैसा नहीं हूँ। और आज के जमाने में तो ये पड़ोसी सिर्फ बगल वाले घर में नहीं रहता। सही कहा। अब वो हमारी जेब में, हमारे फोन में 24 घंटे मौजूद हैं। सोशल मीडिया? हाँ, हम इंस्टाग्राम पर किसी की परफेक्ट छुट्टियों की तस्वीरें देखते हैं, लिंक्डइन पर किसी की नई नौकरी का अनाउंसमेंट देखते हैं और बस तुरंत हमारे मन में तुरना शुरू हो जाती है। स्रोत जिस पड़ोसी की बात कर रहा है वो अब ग्लोबल हो गया है। एकदम सही। और स्रोत इस आदत को सीधे हमारे दुख से जोड़ता है। वो कहता है जहाँ तुलना है वहाँ दुख है। जहाँ तुलना है वहाँ दुख है। हाँ, ये बहुत गहरा मनोविज्ञान है। जिस पल हम तुलना करते हैं उसी पल हम अपने अंदर एक कमी का एहसास पैदा करते हैं। हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास है वो काफी नहीं है, और ये कमी की भावना ही दुख, ईर्ष्या और असंतोष की जड़ है। मतलब ये एक ऐसा खेल है जिसे मन कभी जीत ही नहीं सकता। कभी नहीं।
क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे किसी ना किसी चीज में आगे होगा ही। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और बात स्रोत कहता है जो मुझे थोड़ी उलझन में डाल रही है। बताइए। वो है जहाँ अपेक्षा है वहाँ संघर्ष है। अब तुलना और दुख का संबंध तो मुझे समझ आता है, पर अपेक्षा के बिना कोई इंसान आगे कैसे बढ़ेगा? अगर मैं एक बेहतर भविष्य की उम्मीद ही ना करूं, तो मैं मेहनत क्यों करूंगी? अपने आप से बेहतर करने की उम्मीद या अपने बच्चों से अच्छे संस्कार की उम्मीद, क्या ये भी गलत है? नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि यहाँ गलतफहमी की बहुत गुंजाइश है। स्रोत हमें लक्ष्यहीन या निष्क्रिय होने के लिए नहीं कह रहा। तो फिर यहाँ अपेक्षा और लक्ष्य में फर्क समझना होगा। लक्ष्य रखना एक स्वस्थ बात है, वो हमें दिशा देता है। ठीक है, लेकिन स्रोत जिस अपेक्षा की बात कर रहा है वो अक्सर तुलना से पैदा होती है। ये एक कठोर उम्मीद है कि चीजें ऐसी ही होनी चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जब मैं ये सोचती हूँ कि मुझे अपने दोस्त जितनी सैलरी मिलनी ही चाहिए, तो वो अपेक्षा है। बिल्कुल। और वो संघर्ष पैदा करती है, क्योंकि असलियत शायद कुछ और हो। एकदम सही। संघर्ष क्या है? जो है और जो होना चाहिए के बीच की खाई। वाह। जब हमारी अपेक्षा तुलना पर आधारित होती है तो हम असलियत से लड़ने लगते हैं। मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है, उसे वैसी होनी चाहिए थी। ये आंतरिक लड़ाई, ये संघर्ष ही हमारे सारे तनाव, चिंता और फ्रस्ट्रेशन का स्रोत है। हम एक ऐसी काल्पनिक छवि का पीछा करने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं जो दूसरों को देखकर बनाई गई है। और इस प्रक्रिया में हम जो हैं और जो हमारे पास है उसकी सराहना करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि मन हमें अतीत भविष्य में उलझाया रहता है और तुलना अपेक्षा से दुख पैदा करता है। ये सब सुनकर थोड़ा निराशाजनक लग सकता है। लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम अपने ही दिमाग के जाल में फंसे हुए हैं। तो क्या स्रोत हमें बस समस्या बताकर छोड़ देता है या इससे निकलने का कोई रास्ता भी सुझाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से ये बातचीत सबसे ज्यादा व्यवहारिक और मददगार हो जाती है। अच्छा। स्रोत एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली पहला कदम बताता है। वो कहता है, मन को समझने का पहला कदम है बिना किसी निर्णय के मन को देखना। बिना किसी निर्णय के मन को देखना, ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है। पर क्या ये असल जिंदगी में मुमकिन है? जब मन में गुस्से या जलन का विचार आता है तो उसे बस देखना बहुत मुश्किल लगता है। उस वक्त तो हम ही वो गुस्सा बन जाते हैं, हम उस विचार से पूरी तरह जुड़ जाते हैं। तो बिना निर्णय के देखने का असल में मतलब क्या है? इसका मतलब विचारों से लड़ना या उन्हें दबाना नहीं है, जो हम अक्सर करने की कोशिश करते हैं। हाँ, हम यही करते हैं। इसका मतलब है एक कदम पीछे हटना और अपने मन के मंच पर चल रहे नाटक का एक दर्शक बन जाना। एक दर्शक? हाँ, विचारों को आने और जाने देना। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, हम उन्हें अच्छा विचार या बुरा विचार का लेबल नहीं देते। तो बस नोटिस करना है। बस नोटिस करना है। ओह, अभी मन में गुस्से का विचार आया है, या देखो अब चिंता का विचार चल रहा है। बस इतना ही। स्रोत में इसी बात को समझाने के लिए एक बहुत सुंदर उपमा दी गई है। कौन सी? सिर्फ उसे देखिए जैसे कोई शांत झील में अपना प्रतिबिंब देखता है। वाह, मुझे ये लाइन बहुत पसंद आई। लेकिन मेरा मन ज्यादातर समय शांत झील जैसा नहीं बल्कि तूफानी समंदर जैसा महसूस होता है। तो क्या ये तरीका तब भी काम करता है? ये उपमा ही इस अभ्यास का सार है। सोचिए, एक शांत झील क्या करती है? वो बस दिखाती है जो भी है। हाँ, अगर आसमान में चांद है तो वो चांद का प्रतिबिंब दिखाती है, अगर बादल हैं तो बादलों का, अगर कोई पत्थर फेंकता है तो वो लहरों को भी दिखाती है। वो कोई फर्क नहीं करती। झील ये नहीं कहती कि मुझे सिर्फ चांद दिखाना है, बादल नहीं। वो किसी चीज को पकड़ती नहीं, किसी को धकेलती नहीं, वो बस एक तटस्थ आईने की तरह काम करती है। तो आप कह रहे हैं कि हमें अपने मन के प्रति वैसा ही नजरिया अपनाना है? हाँ, जब मन में तूफान हो तो उसे शांत करने की जबरदस्ती कोशिश करने के बजाय बस उस तूफान को देखना है। बस देखना है। हाँ,
हाँ, अभी मन में बहुत उथल-पुथल है। और मजे की बात यह है कि जिस पल आप बिना लड़े, बिना घबराए उस तूफान के सिर्फ दर्शक बन जाते हैं, उसी पल उसकी ताकत कम होने लगती है। ये अभ्यास का विषय है, एक दिन में नहीं होता, लेकिन स्रोत के अनुसार यही अपने मन का मालिक बनने की तरफ और असली स्वतंत्रता की ओर पहला और सबसे जरूरी कदम है। मतलब आप विचारों के साथ बहने के बजाय किनारे पर खड़े होकर उन्हें बहते हुए देखना सीखते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत को अगर मैं समेटूं तो हमने एक सफर तय किया। हमने शुरुआत इस एहसास से की कि हम अक्सर यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं होते। हमारा मन कहीं और होता है। फिर हमने इसके दो बड़े कारणों को समझा। एक, मन का अतीत और भविष्य में लगातार भटकना, और दूसरा, तुलना करने की आदत। हाँ, जो अपेक्षाओं को जन्म देती है और वो अपेक्षाएं हमारे अंदर एक अंतहीन संघर्ष पैदा करती हैं। सही। और आखिर में हमने इस चक्र को तोड़ने के लिए एक चाबी खोजी। अपने ही मन के प्रति एक जागरूक दर्शक बनना। विचारों को बिना अच्छा बुरा कहे बस एक शांत झील की तरह उन्हें आते जाते देखना। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा का सार यही है कि असली शांति, असली खुशी और असली जीवन कहीं बाहर या भविष्य में नहीं है, वो यही है, वो इसी पल में मौजूद है। और उस तक पहुंचने का रास्ता अपने ही मन को समझने से होकर गुजरता है। जब हम अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं तो हम पाते हैं कि हम उन विचारों से कई ज्यादा बड़े हैं। हम वो लहर नहीं हैं, हम वो पूरा समंदर हैं जिसमें लहरें उठ रही हैं। आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है जो मैं श्रोता के लिए छोड़ना चाहूंगी। जरूर। श्रोता हमें मन को एक शांत झील की तरह और विचारों को उसमें पड़ने वाले प्रतिबिंब की तरह देखने को कहता है। तो ये सोचने वाली बात है कि उस झील में दिखने वाले प्रतिबिंब यानी हमारे विचार, क्या वो सच में हम हैं? बहुत गहरा सवाल है। या वे बस उस झील की सतह पर से गुजरते हुए बादलों की तरह हैं जो आते हैं और चले जाते हैं? और अगर वे सिर्फ गुजरते हुए बादल हैं तो फिर असली हम कौन हैं? झील। या फिर उस झील को